चने, सब कुछ मजेदार बने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। ये देखिए, पीएम मोदी जब त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे तो उनका देखिए ढोल मजीरे के साथ स्वागत किया गया। उनका स्वागत एक पारंपरिक अंदाज में किया गया, भोजपुरी गानों के साथ। तो प्रधानमंत्री घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, यहां भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला और इस तरह से पीएम का स्वागत हुआ। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर है, सबसे पहले हिंदी से नफरत मंजूर नहीं। अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीर देखिए एमएनएस की, जरा एमएनएस की गुंडागर्दी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक के घर के बाहर पहुंचे हैं और साफ पता चल रहा है गुंडागर्दी कैसे चल रही है। तू काय बोलला आज सकाळी तुला माहिती, तू बाहेर आहे, खबर आहे, माफी माग. बाहेर आई आहे, इकडनं जाऊ तिकडे बाहेरून ये ना, चला बाहेर माफी मागा. मी मला कारण वेटिंग आखा दरवाजा बाहेर होते, मला नाही त्याला माफी माग. माफी माग, माफी माग. इकडे बाहेर जाणार नाही, जाणार नाही आम्ही केलं. माफी मागायला मोबाईल मध्ये तू बाहेर. राज ठाकरे पर कोई पोस्ट किया था और उसके बाद देखिए एमएनएस के गुंडे घर पहुंच गए सिर्फ पोस्ट करने पर। तू काय बोलला आज सकाळी तुला माहिती, तू बाहेर आहे, खबर आहे, माफी माग. बाहेर आई आहे, इकडनं जाऊ तिकडे बाहेरून ये ना, चला बाहेर माफी मागा. मी मला कारण वेटिंग आखा दरवाजा बाहेर होते, मला नाही त्याला माफी माग. अगली तस्वीर देखिए, एक गुजराती कारोबारी के साथ मारपीट की गई। ये भी एमएनएस के गुंडे थे। ये तस्वीरें देखने के बाद उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी हैं उनमें बहुत गुस्सा है कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ हिंदी बोलने की सजा मिल रही है। क्या जुर्म है, क्या गुनाह है इन लोगों का जिनके साथ मारपीट हो रही है। सुनिए जरा हिंदी भाषी लोग क्या कह रहे हैं इन्हें देखने के बाद।
मराठी और हिंदू के नाम पर अगर समाज में जहर बोया जा रहा है तो ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो विधा को चुनौती है, वो संविधान को चुनौती है। ऐसे चुनौती देने वाले तत्वों का मैं कदापि समर्थन नहीं कर सकता। सरकार का इनका पट्टा चलना चाहिए, पकड़े और जनता के बीच में इनको मारते हुए थाने तक ले जाए, पूरी पब्लिक देखे, तब जा करके ये सुधरेंगे, वरना सुधरने वाले नहीं। ये जो शिवसेना वाले हैं आए दिन वहाँ पे लोगों को मारते हैं, ये कोई नई घटना थोड़ी है, पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार ये कर चुके हैं। क्यों इस तरीके के तनाव पैदा करते? हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदी हमारी माँ है तो वो मराठी हमारी मौसी है, तो हम महाराष्ट्रियन के भाइयों के भी बहुत अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य करने वाले का न कभी हम समर्थन किए हैं न कभी करेंगे। और रही अगर गुंडे की बात, तो बाबा जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा वहाँ भी देख लीजिए महाराष्ट्र, क्योंकि लंगड़ा ऑपरेशन जैसे हिंदुस्तान में चल रहा है, हमें लग रहा है महाराष्ट्र में भी जरूरत। जो वहाँ पर इस तरीके के घटनाएं लोग कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कड़े से कड़े एक्शन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके बाप दादा खुद बिहार से गए हैं, वो खुद बिहारी हैं और उनको हिंदी से नफरत होती है। इस ठाकरे फैमिली की वही स्थिति है। क्यों? क्योंकि मराठी उनको पूछ नहीं रहा है, तो वो बिहारियों को गाली दे के या वो करके हाईलाइट होना चाहते हैं। तो दोनों लोगों के पास और कोई कुछ काम तो है नहीं। और MNS को बहुत गुंडागर्दी करनी है, तो उत्तर प्रदेश में आकर गुंडागर्दी करे, उनको पता चल जाएगा सरकार क्या चीज़ होती है। पूरी तरीके से गुंडागर्दी है और इसको पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। ये केवल एक साजिश है, साजिश के तहत किया जा रहा है। सारे पर प्रांतीय जो है वो बीजेपी के साथ हैं, उसी को इन लोगों को पच नहीं रहा है, जिसके वजह से ये लोग हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन देखिए जरा हिंदी भाषी लोगों के साथ क्या हो रहा है। कोई वहां अगर दुकान पर कुछ बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, तो उसे देखिए क्या कहा जा रहा है। उसे कहा जा रहा है हिंदी सीख लो, हिंदी अगर बोलते हो मराठी सीख लो, वरना यहाँ काम नहीं कर पाओगे। सुनिए। आणि मराठी शिक रे बाबा, हे दादा मराठी शिक, मराठी मराठी शिक, मराठी मग क्या यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर, तो शेटर बंद करूँ क्या तेरा? बंद करूँ शेटर, मराठी सीख। अरे मराठी कैसे सीखे? बंद कर। ये क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शेटर बंद। एक दिन दो दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है। अरे इतना मारेगा ना अभी, मराठी सीखना, मराठी। वो बात सही है, लेकिन एक दो दिन आदमी नहीं सीख पाएगा ना, टाइम लगा सीखने का, ट्राई करो, ट्राई। हाँ वही बात है ना। हाँ नहीं तो मार खाएगा इधर। वापस 10 दिन के बाद में आने वाला 15 दिन। मराठी सीखना, मराठी। किसको बोलने का बोल दे, तेरे खेत को क्या बोलने का, नहीं तो दुकान बंद कर तेरा, बिहार में जा। आप इस दौर में आज के वक्त में कल्पना भी नहीं कर सकते कोई किसी से कोई भाषा बोलने की जबरदस्ती कर रहा हो, गुंडागर्दी कर रहा हो। एक और तस्वीर देखिए, एक डिलीवरी बॉय जो उत्तर भारतीय था, हिंदी बोलता था, डिलीवरी करने पहुंचा महाराष्ट्र में। कौन बोला? उसके बाद देखिए उसे नहीं आते तो फिर नहीं, उसका सामान लेने से मना कर दिया। हरियाणात जाऊन राहायचं। क्यों? मराठीत नहीं येत नाही थे। बट क्यों? जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों है यहाँ पे ऐसी? कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे बोल। हाँ पैसे नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब, धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। संजय पाटिल ना कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तेरा तो हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालने। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है, यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। हम इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे। उन्होंने उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए, जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों भाइयों की जो रैली है और दोनों भाइयों ने जो नई राजनीति शुरू की है, ये अपनी खोई जमीन को बचाने के लिए। हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारने वालों को देवाभाव की वार्निंग। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा
तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हिंदी मराठी में नफरत पैदा करने वालों पर होगा एक्शन। हिंदी के नाम पर कभी दुकानदार को थप्पड़, कभी बैंक कर्मी की पिटाई, कहीं टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले तलवारें खिंच चुकी हैं। सियासत की शतरंज पर राज ठाकरे और उद्धव हिंदी बनाम मराठी की बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। हम इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जिसको साथ में आना है, जो भी मराठी प्रेमी हो, महाराष्ट्र प्रेमी हो, वो साथ में आए। लेकिन राणे ने ठाकरे बंधुओं की हिंदी मराठी चाल को मराठी मुसलमान की तरफ घुमा दिया है क्या इनको हिम्मत? जाके बोलो मदरसा में, जाके बोलो मस्जिदों में कि अब तुम्हारा आजान ये मराठी में होना चाहिए। अब देखिए जरा, महाराष्ट्र में माहौल गर्म है। हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई कौन करा रहा है ये मैंने आपको बताया, लेकिन देखिए राजनेताओं के बयान से आपको अंदाजा हो जाएगा कौन क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखिए आदित्य ठाकरे इन तस्वीरों के बाद क्या बोले। महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर मामला बढ़ सकता है। नितेश राणे ने कहा हिंदी बोलने पर केवल हिंदुओं को पीट रहे हैं, दम हो तो गोल टोपी वालों को पीट कर दिखाओ। आमिर खान मराठी में बात नहीं करते हैं, जावेद अख्तर भी मराठी नहीं बोलते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मराठी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मराठी भाषा खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, राज ठाकरे कह रहे हैं। हिंदी को मराठी से ऊपर रखने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं महाराष्ट्र में व्यवसायियों, इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी सरकार आपको यह भरोसा देती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि सियासतदान क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, लेकिन कार्रवाई कब होगी? हिंदी भाषियों के साथ जो मारपीट हो रही, कहीं कोई थप्पड़ मार रहा है, कहीं कोई धमका रहा है, कहीं कोई उठक बैठ करवा रहा है, कहीं कोई पैर छूने को कह रहा है, कहीं कोई माफी मांगने को कह रहा है। देखिए अब एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो वार्निंग दे चुके हैं। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, कल भी दिखाई थी और 2 रोज पहले भी दिखाई थी। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर मारपीट को लेकर अब एक्शन हुआ। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। गुजराती व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी। मराठी न बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई की थी। ठाणे के भयंदर इलाके में मारपीट की घटना हुई और स्टॉल मालिक से मराठी में बात करने को कहा गया था। दुकानदार ने पूछा था मराठी बोलना क्यों जरूरी है। इसके बाद दूसरे लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और मारपीट के विरोध में दुकानदारों ने बंद बुलाया था। खुद सीएम ने मारपीट की घटना पर सख्त तेवर दिखाए। भाषा के आधार पर गुंडागर्दी, मारपीट नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में भाषा पर हिंसा स्वीकार नहीं है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को उठा लिया, हिरासत में लिया। मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने नोटिस सौंपा है। नोटिस दिए जाने के बाद आरोपियों को पुलिस ने लेकिन छोड़ दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। जो 2 लोग हैं उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फोन के चार्जिंग के लिए और फोन चार्जिंग नहीं करने देंगे ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो 2 लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी, कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लाइए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी।
हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहीं आपको दिखे कोई तनाव है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या जाति और धर्म के आधार पर, तो समझिए कहीं चुनाव है। ये दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और कल ही एक साथ आने वाले हैं। और इनके एक साथ आने से पहले मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई क्या अचानक शुरू हो गई, या सोची समझी रणनीति और प्लानिंग के साथ हो रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को पीटा जा रहा है अलग अलग जगह? देखिए क्या होने वाला है। दरअसल 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखेंगे। 5 जुलाई यानी कल विजय रैली में दोनों शामिल होंगे। इस रैली को लेकर महाराष्ट्र में अटकलें तेज हैं। क्या ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी चुनाव साथ लड़ेंगे? सुबह 10 बजे वर्ली के एनएससीआई डोम में रैली करेंगे। रैली में 10,000 लोगों की उम्मीद है आने की। रैली में शरद पवार को न्योता दिया गया था। पहले यह तय था कि कार्यक्रम की वजह से शरद पवार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पहले से प्रोग्राम फिक्स थे। एमएनएस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें उद्धव और राज को मेजबान बताया गया। पहली बार एमएनएस के पोस्टर में उद्धव ठाकरे का तस्वीर है और नाम। 2014 में राज ठाकरे ने 13 विधानसभा सीटें जीती और 24 में राज की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। विधानसभा चुनाव में उद्धव की भी करारी हार हुई। इसके बाद दोनों भाई सियासी जमीन बचाने में जुटे। उद्धव राज फिर मराठी कार्ड खेलने की तैयारी में है। यह है आगे की तैयारी इनकी। लेकिन सवाल यह है कि इस बीच बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी मराठी की जंग कराकर अपनी तरफ मराठी वोटों को खींचना चाहते हैं। सुनिए जरा संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है, यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर निकल कि महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की भाषा मत करिए। दूसरों पर आरोप लगाने के पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। फेक नैरेटिव में तो कहा था उन्होंने संविधान भी खतरे में है, आरक्षण भी रद्द हो जाएगा, तो ये कहा गया था सब मराठी प्रेम। तो ये फेक नैरेटिव से चुनाव नहीं जीत सकते। आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था ये चुनाव आए हैं, इसीलिए ये ऐसे मुद्दे को उखाड़कर मुद्दे को इसमें राजकारण कर उसकी राजनीति कर यहाँ पर वोट हासिल करना चाहते, लेकिन लोग बहुत समझदार है। तो संजय राउत और एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। आखिर हिंदी मराठी की लड़ाई की वजह है ये जो मैंने आपको कहा, तनाव के पीछे चुनाव होता है और बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और दोनों भाइयों ने चुनाव की तैयारी कर दी है। पहले देखिए जरा, चुनाव जब हुए बीएमसी के तो पहले इनकी ताकत क्या थी। 2017 के बीएमसी का रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीएमसी में सीटें हैं 227 और बहुमत चाहिए 114, तब बहुमत मिलेगा। एनसीपी के पास 9 सीटें बीएमसी में, शिवसेना के पास 84 2017 के चुनाव में। ये 84 तब जब एकनाथ शिंदे अलग नहीं हुए थे। अब उद्धव को डरिए, एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं, इनसे ज्यादा मजबूत हैं, तो ये 84 सीटें नहीं आने वाली हैं। बीजेपी की 82 सीटें आई थी। बीजेपी अब मजबूत है, अजीत पवार भी साथ है और एकनाथ शिंदे भी साथ है, इसलिए बीजेपी बीएमसी में ना आ जाए। इसलिए देखिए क्या हो रहा है। एमएनएस को 2017 में 7 सीटें मिली थी। एमएनएस और अगर उद्धव साथ आते हैं तो इन्हें उम्मीद है कि मराठी वोट बिखरेगा नहीं। कांग्रेस को 31 सीट और अन्य को 14। अब बीएमसी की लड़ाई आखिर इतनी टफ क्यों है, यह मैं आपको बताऊं। बीएमसी की लड़ाई के पीछे वजह है बीएमसी का बजट। बीएमसी का बजट लंबा चौड़ा है। यह आप देख रहे हैं, यह है बीएमसी की बिल्डिंग। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित बीएमसी का चुनाव होना है और शिवसेना उद्धव के लिए इस वक्त करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई। बीएमसी पर शिवसेना का सोचिए 25 सालों से कब्जा है। 25 साल यहीं से सब रोजी रोटी जुड़ी है। ऐसे में उद्धव ये मौका किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र की लगभग 70% जनसंख्या मराठी है, मराठी बोलने वाली। मुंबई में 25 से 26% मराठी वोटर है। मराठी वोटर उद्धव, शिंदे, शरद और अजीत के पास जाता है। कुछ मराठी वोट कांग्रेस और बीजेपी में भी बंटता है और इसी मराठी वोट को अपने पाले में करने की लड़ाई है। बीजेपी को इस बार बीएमसी चुनाव में मौका दिख रहा है, लेकिन शिवसेना में टूट के बाद उद्धव की हालत खस्ता है। शिवसेना के कई पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं।
बीएमसी देश की सोचिए सबसे धनी नगर पालिका है। बजट देखिए जरा, 74,427 करोड़ का बजट था पिछली बार, 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। यह किसी और बीएमसी, किसी और नगर पालिका का बजट देश में नहीं है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस तरीके की राजनीति को हमारी हिंदुत्व विचार की सरकार किसी भी तरीके सपोर्ट करेगी नहीं। ये जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं, ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। ये कोई मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय विषय नहीं है। हम एक हिंदू बन के इस देश में रह रहे हैं और सभी मराठी भी इस तरीके के गुंडागर्दी से खिलाफ है। ये एक राजनीति करने का वक्त चला गया है। अभी ये सब अगर नाटक चलता रहेगा ना तो नौटंकी की सारी गर्मी उतारने को हमको अच्छी तरह से सरकार बन के आती है। उद्धव ठाकरे को उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। तो ये दोनों भाइयों की जो रैली है और दोनों भाइयों ने जो नई राजनीति शुरू की है, ये अपनी खोई जमीन को बचाने के लिए। हिंदी कभी किसी भाषा की जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि हमेशा प्रमोट करने वाली भाषा रही है। किसी की कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि प्रमोटर रही है। और हिंदी की छत्र छाया में तमाम जो भाषाएं हैं वो मजबूती के साथ फली फूली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिंदी वर्सेस कुछ और होना चाहिए। दोनों गठबंधन बनाना चाहते हैं एक नया, और उसके लिए कुछ नारों के कार्यक्रमों की जरूरत है। उत्तर भाषी विरोध और हिंदी विरोध इस संगठन की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है। अब दोनों सत्ता से बाहर हैं और छटपटाहट में है, लिहाजा उत्तर भारतीयों पर हमले जारी हो गए हैं और हिंदी का विरोध शुरू हो गया। आइए अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने जा रहा हूं, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली से। करोड़ों की कार लाखों में बेच दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। तो अब दिल्ली वाले क्या करें, क्योंकि दिल्ली वाले महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। अगली तस्वीर देखिए, और इनमें छोटी मोटी गाड़ी नहीं, BMW, लैंड रोवर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जिनके पास हैं, पुरानी है, अच्छी कंडीशन में, वो क्या करें, उन्होंने बेच दी औने पौने दामों पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सज्जन है वरुण विज साहब। इनके पास सोचिए 80 लाख से ज्यादा कीमत की मर्सिडीज थी। इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए में मर्सिडीज बेच दी, क्योंकि पुरानी थी, महंगी थी। इन्हें लगा कि अब तो इसे कोई खरीदेगा नहीं, अब मैं दिल्ली में चला नहीं पाऊंगा। तो सोचिए ये गाड़ी इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। मर्सिडीज सी क्लास C20 CDI स्पोर्ट्स AMG किट के साथ, और एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी मेरे पास। ये दोनों डीजल की थी गाड़ियां। 10 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। दिल्ली की सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर बैन क्या लगाया? दिल्ली में लग्जरी गाड़ी रखने वालों की नींद उड़ गई। BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर जैसी करोड़ों की गाड़ियों को कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हो गए। मर्सिडीज सी क्लास C20 CDI स्पोर्ट्स AMG किट के साथ, और एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी मेरे पास। ये दोनों डीजल की थी गाड़ियां। 10 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने की दलील दे रही थी, लेकिन 2 दिन में ही प्रदूषण का दबाव हवा में उड़ गया। सरकार ने फैसला पलट दिया। आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा लाखों की गाड़ियां कैसे औने पौने दामों में बिक गई दिल्ली में। 2 दिन के अंदर यह खेल हो गया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से फैसला लागू किया कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी बैन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी बैन। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। यह खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। पुरानी गाड़ियों को कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद गाड़ी मालिक डर गए, लाखों करोड़ों की कारों को कौड़ियों के भाव बेचने लगे। वरुण विज साहब ने 2015 में 84 लाख में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। कार का मालिक का कहना है कि पुरानी मर्सिडीज बिल्कुल फिट थी, फिटनेस संबंधी कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। नए नियम के तहत उनकी गाड़ी की समय सीमा पूरी हो गई थी। 1 अप्रैल को वरुण विज ने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। कहा नियमों के मुताबिक गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कार को कबाड़ी वाले को बेच दिया। नितिन गोयल नाम के शख्स ने अपनी लैंड रोवर कार बेच दी।
70 लाख की गाड़ी को मामूली रकम में बेचना पड़ा। उन्हें भी नए नियम के तहत गाड़ी के बैन का डर सता रहा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं कार के जो मालिक हैं, सुनिए जरा उनका दुख वो क्या कह रहे हैं। मर्सिडीज सी क्लास C20 CDI स्पोर्ट्स AMG किट के साथ और एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी मेरे पास। ये दोनों डीजल की थी गाड़ियाँ, 10 साल पूरे हो रहे थे इसलिए मुझे बेचनी पड़ी। दोनों गाड़ी वेल मेंटेन्ड थी, दोनों गाड़ियों की सर्विस शोरूम से होती थी और दोनों गाड़ी पे मैंने 9 साल तक जीरो डेप्रिसिएशन ले रखा था। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी 6 साल बाद जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं देती। जब बेची है तो उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब लग्जरी गाड़ी नहीं लेनी है। मोह भंग क्या मतलब, अब जब ये लाइफ 10 साल ही हो गई है गाड़ी की तो लग्जरी गाड़ी मतलब ना यूज नहीं हो पाती है उतनी कि पैसे वसूल हो पाए। दूसरे तो फिर अब ये है कि आप नॉर्मल टोयोटास, मारुतिस और ये वाली गाड़ी लीजिए जिनका फ्यूल कंजम्पशन भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है, मेंटेनेंस कम है और कॉस्ट भी कम है। मेरी मर्सिडीज जो है वो 4.25 लाख रुपए की बिकी और जो लैंड रोवर थी वो करीब 7.5-8 लाख रुपए के बीच में गई। तो दोनों गाड़ी मिला के 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट से भी कम में चली गई, जबकि दोनों गाड़ी वेल मेंटेन्ड थी। और दोनों ही गाड़ी मेरे किसी जानकारों ने ली है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और दे आर एंजॉइंग दिस कार। कह रहे हैं हमें मारुति के रेट में लैंड रोवर का मजा आ रहा है। तो मालिक कह रहे हैं मारुति की रेंज में लैंड रोवर का मजा ले रहे हैं। लेकिन देखिए फौरन क्या हुआ, फैसला वापस भी हो गया। जिनकी गाड़ियां जानी थी वो तो चली गई, लेकिन अब पुरानी गाड़ियां भी चलती रहेंगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला वापस हो गया। दिल्ली सरकार ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 1 जुलाई को फैसले को सरकार ने 2 दिन में वापस ले लिया है। दिल्ली के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियां बेकार नहीं होंगी। पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भी मिल सकेगा इन गाड़ियों को। अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा, पुरानी गाड़ियां अब चल सकेंगी। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार संस्थानों से चर्चा कर रही है। गाड़ियों के प्रदूषण को लेकर सरकार नई नीति लागू कर सकती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता मंत्री सिरसा साहब और सौरभ भारद्वाज जी। एंड ऑफ लाइफ जो है इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अलकनंदा है, वहां पे बुजुर्ग माता पिता रह रहे हैं, 15 साल पुरानी उनकी गाड़ी है। वो हफ्ते में 2 बार गाड़ी निकालता है, सिर्फ मार्केट तक जाए गए, कभी थोड़ी सब्जी खरीद ली, फल खरीद ली, वापस आ गए। पूरे महीने में आप देखोगे तो उनकी गाड़ी 20 किलोमीटर नहीं चलती। अब आप कह रहे हो कि भाई अब आप इस रिटायरमेंट की एज में अपनी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदो, वो कहाँ से लाएगा पैसे। और उसकी गाड़ी बिल्कुल फिट है, वो पोल्यूशन दिखाता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, मेंटेनेंस कराता है, ध्यान रखता है, वो अपनी गाड़ी क्यों बेचे। ये सीधा सीधा जो है एक धक्काशाही थी और ये आर्म ट्विस्टिंग थी। और ऐसा लगता है सरकार एक जल्दबाजी में है। किस चीज़ की जल्दबाजी है मुझे नहीं समझ में आता, मगर ये एक जल्दबाजी के अंदर एक सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल आपको दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में थे। घाना से प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे और ये कल तक 24 और आज पीएम मोदी को दुनिया के देशों ने 25 सर्वोच्च सम्मान दिए जा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, पीएम मोदी को 25वां सर्वोच्च सम्मान मिला है त्रिनिदाद और टोबैगो में। अगली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और खुद देखिए जरा, पीएम प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंची। पीएम कमला को आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंची और लेने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री को लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। अगली तस्वीर देखिए, जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पीएम का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
त्रिनिदाद की पीएम को भेंट किया गंगा जल। पीएम मोदी लेकर गए थे गंगा जल, तोहफे में अयोध्या मंदिर और गंगा जल दिया है। आपको बताऊंगा कि त्रिनिदाद और टोबैगो की जो प्रधानमंत्री हैं उनका भारत से क्या ताल्लुक है, वहां रहने वाले जो लोग हैं उनका बिहार, यूपी, बलिया, आजमगढ़, मुजफ्फरपुर, आरा से क्या ताल्लुक है। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने देसी गाने थे, देसी धुन थी विदेशी धरती पर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाने की टेबल पर बैठे, तो जरा यह तस्वीर देखिए। पीएम मोदी बैठे, उनके बगल में त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम है और पीएम पत्ते पर खाना खा रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीर ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देखी जा रही है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाना खा रहे हैं। और देखिए इस वक्त सीधी तस्वीर आ रही है कि प्रधानमंत्री उनकी संसद में पहुंचे। इससे पहले घाना की संसद में पहुंचे थे, ये त्रिनिदाद की संसद में। And the enduring value of inter-parliamentary cooperation. I therefore, with the utmost privilege and profound pride, now invite you, the Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to address this joint assembly. Your Excellency, Prime Minister Kamala Prasad Visesar ji, Honorable President of the Senate, Mr. Wade Mark, Honorable Speaker, Mr. Jagdev Singh. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सांसदों को संबोधित कर रहे थे और इसी मुल्क ने पीएम मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान दिया। पीएम मोदी के पास अब 25 देशों के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं और पीएम उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में भी हैं जिनके पास अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान हैं। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को एक और सम्मान मिला है और त्रिनिदाद और टोबैगो ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो मिला है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर ने उन्हें सम्मानित किया। दरअसल प्रधानमंत्री को मिलने वाला यह 25वां अवार्ड है। दुनिया के 25 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। गुरुवार को घाना ने भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। उन्हें सम्मानित करने वालों में दुनिया के 8 मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जिसमें कुवैत, बहरीन, मालदीव, फिलिस्तीन, नाइजीरिया शामिल है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड नेशंस ने भी उन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है। यूएन ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए यह सम्मान दिया था और पीएम ने सर्वोच्च सम्मान के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वहां की पीएम कमला बिसेसर को खास अंदाज में याद भी किया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इस देश का यूपी बिहार के लोगों से ताल्लुक क्या है। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है
21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। और आइए आपको बताते हैं अब इनका ताल्लुक हमारे साथ कैसे है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। 8 दिन की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा पड़ाव है। घाना के बाद पीएम मोदी सीधे त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, जहां खुद पीएम कमला बिसेसर ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर सोचिए पूरी सरकार मौजूद थी। त्रिनिदाद और टोबैगो के 38 मंत्री, 4 सांसद भी पहुंचे थे। 1999 के बाद भारत के किसी पीएम की यह पहली यात्रा है। मोदी की यह यात्रा त्रिनिदाद और टोबैगो के निमंत्रण पर हो रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खास तौर से प्रधानमंत्री कमला को याद किया। कमला बिसेसर के बारे में आपको बताऊं, कमला बिसेसर देश की पहली महिला पीएम है। कमला त्रिनिदाद टोबैगो में काफी मशहूर है। कमला बिसेसर की जड़ें सीधे भारत से जुड़ी हुई हैं। कमला बिसेसर के पूर्वज बिहार से त्रिनिदाद पहुंचे थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा। आंकड़ों के मुताबिक त्रिनिदाद की आबादी करीब 13 लाख है और त्रिनिदाद टोबैगो की आधी से ज्यादा आबादी भारतीय मूल की है। ये लोग 180 साल पहले त्रिनिदाद और टोबैगो गए थे और वहीं बस गए। 1845 में 225 भारतीय पहली बार फतेह अल रजाक जहाज से गए थे। 1845 में वो मजदूर थे, उन्हें वहां के बागानों में खेती कराने के लिए अंग्रेज ले गए थे। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आए थे। उन्हें तब गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था। आज यह समुदाय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। पीएम कमला बिसेसर बिहार के बक्सर से ताल्लुक रखती हैं और इस वक्त भारतीय मूल की 6ठी पीढ़ी त्रिनिदाद और टोबैगो में है। इस साल भारतीयों के वहां पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पीएम कमला के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उन्हें महाकुंभ के संगम और सरयू नदी का पवित्र जल भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिकृति भी भेंट की। इस मौके पर भारतीय संस्कृति की एक अनूठी झलक देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री कमला ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सोहारी के पत्ते पर भोजन किया। मोदी ने सोहारी के पत्ते पर भोजन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया में खुद शेयर की। त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय सांस्कृतिक की झलक भी देखने को मिली। खासतौर से विदेशी धरती पर बिहार, यूपी के भोजपुरी संगीत का अद्भुत नजारा दिखा, जब प्रधानमंत्री को भोजपुरी चौताल की प्रस्तुति से जबरदस्त स्वागत किया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं, तो कुछ खुश हैं तो कुछ परेशान हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। 2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया। अरे साहब, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होता है। और ये विकास पुरुष घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो ऐसे महान देशों में घूम रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति के साथ खाना खा रहे हैं और बनारस की जनता उनको ढूंढ रही है। उस गड्ढे में इतने एक्सीडेंट हो गए हैं बनारस में, उसकी किसी को मालूमात तक नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे विकास जो है बनारस का, वो विदेश में घूम रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत में टैलेंट का टोटा हो गया है। कभी आपने देखा होगा कि यह तस्वीर मैं आपको पुरानी दिखा रहा हूं, गुजरात के बनासकांठा की। इस तस्वीर में देखिए, दरअसल नौकरी की वैकेंसी थी बनासकांठा में। 6000 नौकरियों की भर्तियां निकली थी और लोग पहुंचे थे हजारों में। हजारों की भीड़ आपको नजर आ रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 6000 रुपए की नौकरी थी, 6000 रुपए की नौकरी। और 6000 रुपए की नौकरी के लिए भीड़ देखिए, 7000 से ज्यादा आदमी जुट गया। अगली तस्वीर देखिए।
ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं गुजरात के भरूच की, और यहां भी देखिए हजारों लोग पहुंच गए। यहां 10 वैकेंसी थी, 10 लोगों की भर्तियां होनी थी, 2000 से ज्यादा आदमी पहुंच गए थे। अगली तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में भी यही हाल था, 50 लाख उम्मीदवार पहुंच गए। 50,000 वैकेंसी थी, उम्मीदवार 50 लाख। ये छोटी नौकरी, छोटी तनख्वाह वाली भर्तियों में आप देख रहे हैं कहीं 50,000 आदमी पहुंच रहा, कहीं 50 लाख पहुंच रहा, कहीं 7,000 पहुंच रहा। लेकिन एक जगह नौकरी निकली 50 लाख रुपए की। जी हां, कर्मचारी को 50 लाख दिए जाने थे, लेकिन जिस सीईओ ने नौकरी निकाली वो इतना दुखी हो गया, उसने बाकायदा लिखा कि तनख्वाह तो 50 लाख देनी थी, लेकिन मुझे टैलेंट नहीं मिल रहा, वो आदमी नहीं मिल रहा जिसे मैं इतने पैसे दे पाऊं। तो ये दो तस्वीरें हैं, और मालिक का कहना है कंपनी के कि क्या देश में टैलेंट की कमी हो गई है। देश में टैलेंट को लेकर यह दिलचस्प वाकया सामने आया है। खबर है कि एक कंपनी ने 50 लाख सालाना की वैकेंसी निकाली कि एक कर्मचारी को रखूंगा, उसे 50 लाख रुपए सालाना दूंगा। इसके लिए कंपनी को बेरोजगारों की केवल 1000 आवेदन मिले सिर्फ। सोचिए, वहां लाखों लोग खड़े थे और यहां 50 लाख की नौकरी के लिए सिर्फ 1000 लोगों के आवेदन आए। हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से 995 पहले राउंड में ही बाहर हो गए, जिसके बाद कंपनी के सीईओ ने देश में मौजूद टैलेंट पर गहरी चिंता जाहिर की। सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक कह दिया कि भारत में टैलेंट की भारी कमी है। दरअसल बेंगलुरु में कंपनी ने बैकएंड इंजीनियर की वैकेंसी निकाली। रनेबल नाम की इस स्टार्टअप कंपनी को दनादन आवेदन मिलने लगे। इस कंपनी को 2 से 3 दिन के भीतर 1000 आवेदन मिल गए। इस कंपनी ने आवेदकों को एक कोडिंग का टास्क सौंपा, लेकिन इस टास्क में केवल 5 कैंडिडेट ही पास हुए, क्योंकि ज्यादातर कोड एआई जनरेटेड थे। इतना बेकार था कि वो चलता नहीं था, जिसके बाद कंपनी के सीईओ ने झल्लाते हुए पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा क्या ये मांग लेना ज्यादा है कि कम से कम कोड तक तो चल जाए। उन्होंने कंपनी की हायरिंग प्रोसेस समझाते हुए बताया, हमारी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस बहुत साधारण है। पहले एक आसान कोडिंग टास्क दिया जाता है और फिर 15 मिनट की सीईओ की कॉल होती है, 45 मिनट की सीटीओ कॉल होती है और 1 दिन की पेड ट्रायल टीम के साथ है, और फिर ऑफर लेटर जारी किया जाता है। उनकी कंपनी कोई बड़ी टेक कंपनी नहीं है, फिर भी 50 लाख तक की सैलरी ऑफर करती है। रीलोकेशन और फूड अलाउंस जैसी सुविधाएं भी देती है कंपनी। ऐसे में यह उम्मीद रखना कि कैंडिडेट कम से कम काम करने वाला कोड तो लिख सके, बिल्कुल जायज है। अब देखिए, इसके बाद कंपनी के सीईओ उमेश कुमार का पोस्ट चारों तरफ देखा जा रहा है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं कि आखिर क्यों टैलेंटेड लोग नहीं मिले। लोग लिख रहे हैं देश में टैलेंट के इस खुलासे पर बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पर, और लोग टिप्पणी कर रहे हैं। कोई लिख रहा है टेक कम्युनिटी के ज्यादातर लोगों ने इस पर सहमति जताई है कि ऐसा है। एक यूजर ने लिखा, अब अच्छा टैलेंट ढूंढना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स एआई से सब कुछ कर रहे हैं। बिना एआई की मदद के आज की पीढ़ी एक सिंपल इंस्टाग्राम फीड भी नहीं बना सकती। कुछ लोगों ने हायरिंग प्रोसेस पर सवाल भी उठाए। एक ने लिखा, अगर आप किसी से बात करने से पहले कोडिंग टास्क मांगते हैं तो आप उन सभी तक पहुंच ही नहीं पाते जो वाकई टैलेंटेड हैं लेकिन डेस्परेट नहीं। एक दूसरे यूजर ने सुझाव दिया कि जॉब पोस्ट में सीटीसी या एलपीए का रेंज लिखना चाहिए ताकि सीरियस लोग ही आवेदन करें। दरअसल एक रिसर्च में भी टैलेंट को लेकर चिंता जाहिर की गई है, जिसमें बताया गया था कि भारत में लगभग आधे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास जरूरी इंडस्ट्री स्किल्स नहीं होती हैं, और यह चिंता की बात है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर कि आखिर मौसम का हाल क्या है। बारिश से कई शहर, कई राज्य बेहाल हैं। पहाड़ से मैदान तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। राजस्थान की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, 2 लोग बाइक सर जा रहे थे। लड़का बाइक चला रहा है, संभव है पीछे माता जी बैठी, और सामने से देखिए जरा थार वाला कैसे गाड़ी लेकर आ रहा है। ये देखो,
एक और तस्वीर राजस्थान से आई है। राजस्थान में लगातार बारिश के बाद हालात देखिए। जालोर की तस्वीर है, पूरी गाड़ी बह जा रही है, गाड़ी में शख्स मौजूद है अंदर। पानी का बहाव इतना तेज है कि देखिए गाड़ी आगे भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही है। पूरी गाड़ी पानी की तेजी की वजह से पीछे जा रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मध्य प्रदेश की है, जबलपुर की तस्वीर है। आप देखिए ये सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था, पूरा पानी में समा गया। एचपी गैस का टैंकर था ये। सिर्फ सिलेंडर भरे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, महाराष्ट्र की है, पालघर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये शख्स पानी के बीच फंसा हुआ है। कोणतरी आला खरा एक तिकून कोणाला जागी मत पण हे कराय ना कोणतरी आला खरा एक तिकून कोणाला जागी मत पण हे तस्वीर देखिए, बनारस से आई है, काशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा ये रोड पर देखिए, बारिश के बाद बड़ा गड्ढा हो गया। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है कि पड़ोसी मुल्क न्यूक्लियर से दरअसल कांप रहा था। तस्वीर पहले मैं आपको इजराइल ईरान की एक दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया था तो ईरान की एक तस्वीर आज आई है। कार तक हवा में उड़ गई। ये धमाका इतना भीषण था। ये तो इजराइल ने ईरान पर मारा वो तस्वीरें थी, और ये जब भारत ने पाकिस्तान को मारा वो तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के सलाहकार शहबाज शरीफ के वो कह रहे हैं कि जब भारत की मिसाइलें गिरी तो ऐसा लगा कि भारत ने परमाणु बम दाग दिया है। सुनिए जरा राणा सनाउल्लाह को। ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को डर यह था, जैसे ही धमाका हुआ उन्हें यह लग रहा था कि कहीं भारत ने कोई परमाणु बम तो नहीं दाग दिया है, और यह खुद स्वीकार कर रहे हैं पाकिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल से पाक सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, और इन्हीं हमलों में पाक को लगा कि परमाणु अटैक हो गया है। अगर भारत चाहता तो परमाणु हमला भी कर सकता था। ब्रह्मोस में 200-300 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, और इसमें पारंपरिक विस्फोटक के साथ परमाणु वॉरहेड भी शामिल है। यानी साफ तौर पर ब्रह्मोस से परमाणु हमला हो सकता है, लेकिन भारत की नीति पहले परमाणु हमला करने की नहीं है। रडार की पकड़ में आए बिना घातक हमला ब्रह्मोस से हो सकता है। ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर के आसपास है, और इस रेंज में लगभग पूरे पाकिस्तान में हमला किया जा सकता है। इस नए दावे के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 2000 से 7000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल है, और इस रेंज में पाक के किसी भी शहर पर हमला किया जा सकता है।
भारत के परमाणु बम 200 किलो टन तक के होने का अनुमान है, जबकि हिरोशिमा पर सिर्फ 15 किलो टन का परमाणु बम गिरा था और इसके धमाके से 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बम मौजूद है, लेकिन पाक के पास मिसाइल सिर्फ 60 से 2,700 किलोमीटर की रेंज वाली है। अगर हमला हुआ तो मुंबई से लखनऊ तक पाक की रेंज में होंगे। अनुमान के मुताबिक पाक की परमाणु विस्फोट क्षमता भी बहुत कम है। पाकिस्तान के पास 5 से 40 किलो टन के परमाणु होने का अनुमान है, यानी रेंज के साथ साथ पाकिस्तान के परमाणु क्षमता में भी भारत से कम है, और जो परमाणु है भी वो भी मेड इन चाइना हो सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह। जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता, या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के एक दोस्त की बात, जिसके 80% हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और सब फ्लॉप हो गए। दोस्त लापता है। जिनपिंग आखिर कहां है? क्या जिनपिंग का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि जिनपिंग गुमशुदा है। जिनपिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहां है, कहां, किस वक्त, क्योंकि कई दिनों से, लंबे वक्त से वो नजर नहीं आए और चारों तरफ बात ये हो रही जिनपिंग आखिर गए कहां? क्या जिनपिंग, चीन में शी जिनपिंग की सत्ता का अंत होने वाला है? क्या चीन में तख्ता पलट की साजिश चल रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग लापता है। दावा है शी जिनपिंग 3 हफ्ते से गायब है। जून की शुरुआत में जिनपिंग बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले थे। इसके बाद से जिनपिंग को सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। दावा है जिनपिंग की निजी सुरक्षा को आधा कर दिया गया है। उनके पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म हो गया है और चीन सरकार के मुखपत्र पीपल्स डेली में भी उनके बारे में लिखा गया है। पहले हर दिन पीपल्स डेली में उनकी खबर जरूरी थी। खबर है कि जिनपिंग और चीन सेना के जनरल झांग से अनबन चल रही है। जनरल झांग ने ही जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में मदद की थी और दावा है कि चीनी सेना से जिनपिंग के वफादार अफसरों को बदला गया है। ग्रिड प्लीज हटाइए। 2022 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को एक मीटिंग से बाहर कर दिया गया और इसके लिए पूरी तरह से शी जिनपिंग को जिम्मेदार माना गया और माना जा रहा है हू जिनताओ का गुट ही जिनपिंग के साथ खेल रहा है। जनरल झांग को भी हू जिनताओ गुट का समर्थन हासिल है। ऐसे में शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। आइए, तो शी जिनपिंग कहां है किसी को नहीं पता। वो लापता है या जानबूझकर गायब हुए हैं या तख्ता पलट की सुगबुगाहट है। चीन अमूमन सच बताने से घबराता है और छिपाता है। और ये अब बारी है आज के सूत्र की। खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। कुदरत से जितना जुड़ेंगे या जितने सरल रहेंगे, जिंदगी उतनी मजेदार होगी। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया है मशहूर लेखक और प्रकृति प्रेमी रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हिमाचल के कसौली में हुआ। बचपन में ही रस्किन बॉन्ड को एक बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब वो 4 साल के थे तभी माता पिता का तलाक हो गया। वो पिता के साथ दिल्ली आ गए। 10 साल की उम्र में उन्होंने पिता को भी खो दिया। दादी, मौसी और दूसरे रिश्तेदारों ने उन्हें पाला। वो जामनगर से लेकर मसूरी, दिल्ली और देहरादून के अलग अलग स्कूलों में पढ़े। आजादी के वक्त अपने रिश्तेदार के यहां लंदन चले गए। वहां पढ़ लिख कर रस्किन लेखक बन चुके थे। चाहते तो आराम से ब्रिटेन में रह सकते थे, लेकिन जहां उन्होंने जिंदगी के सबसे ज्यादा संघर्ष झेले
उनका मन तो वहीं रमा था, और वो था हिंदुस्तान। खेत खलियान, जंगल, पहाड़ और छोटे छोटे बच्चों की शरारतें, यही वो चीजें थीं जिनमें उन्हें सुकून मिलता था। अपने संघर्ष और अनुभव को उन्होंने कलम के जरिए ताकत में बदल दिया। 91 साल की उम्र में रस्किन बॉन्ड 600 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। कहते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जड़ जुड़ाव और कुदरत से लगाव रहा है। अपने इसी अनुभव की वजह से उन्होंने जिंदगी को लेकर एक गहरी सीख दी। हंसना और दया की भावना ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवर से अलग और बेहतर बनाती है, तो फिर हंसने और दया दिखाने में आखिर कंजूसी क्यों? बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी